डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSB 02 करिकुलम मॉडिफिकेशन एंड इवेल्युएशन के ब्लॉक 3 एजुकेशन एंड स्ट्रेटजी फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, इस पे रहेगा। अब है जो स्वतंत्र जीवन प्रशिक्षण रणनीतियाँ, जो इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स है, उसके बारे में आज हमारा जो डिस्कशन है, चर्चा रहेगा। वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता की कमी से दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए कौशल विकसित करना बहुत ही मुश्किल होता है। उनको परेशानी होती है या कठिनाई होती है, क्योंकि जो नॉर्मल व्यक्ति है या बच्चे हैं वो हमारा कॉपी करके, अनुकूलन करके बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज़ है या स्किल्स है वो सीख लेते हैं। लेकिन ये VI बच्चों के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है, या लो विज़न बच्चों के साथ होता है। थोड़ा बहुत देख पाते हैं तो उनका जो टोटली ब्लाइंड स्टूडेंट है या व्यक्ति है, उससे कुछ हद तक उनको सहायता या मदद मिलती है। क्योंकि अधिकांश कौशल प्रकृति में यांत्रिक है, इसलिए कुछ किसी विशेष तरीके को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हम डेली करते हैं और बच्चे देखते हैं तो वो हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे में अपने आप देख के, कॉपी करके, घर के जो फैमिली मेम्बर है, पापा मम्मी भाई बहन, तो उनके साथ उनका अपने आप, हमें उसके लिए अलग से कोई टीचिंग या ट्रेनिंग या स्पेशली उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटोमेटिक ही वो सीख लेते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। लेकिन जो VI बच्चे, उनको हमें एक एक चीज़ के लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसी गतिविधियों को करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशेष तरीके या अनुकूलन कुछ गतिविधियों को अधिक कुशलता करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे तरीके या अनुकूलन अपनी असुविधा के लिए अन्य इंद्रियों जैसे फील करना है, टच करना है, स्मेल करना है, टेस्ट करना है या सुन के आदि का उपयोग करके जो VI बच्चा है वो सीखता है। क्योंकि यहाँ पे वो देख नहीं पा रहे हैं, तो बाकी जो उनका सेंसेस है या सेंस ऑर्गन है, जो इंद्रियाँ हैं, उनका वो प्रयोग करके हर एक स्किल, हर एक गतिविधि का करने का, सीखने का प्रयास करते हैं और वो उसमें सफल भी होते हैं और इंडिपेंडेंटली करते भी हैं। फिर हमारा स्वतंत्र जीवन कौशल के निर्माण का कार्यविधि। अगर हम VI बच्चे के लिए जो एक कार्यविधि है वो बनाएंगे कि बच्चे को हमको कैसे कैसे, और उसको हम डिवाइड करेंगे चरण में, कब कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कब इंस्ट्रक्शन देना है, कब वो बच्चे को बताना है। तो यहाँ पे आपका स्टेप बाय स्टेप है। जो पहला है, विभिन्न आयु वर्ग के दृष्टिबाधित व्यक्तियों के दैनिक जीवन कौशल का अवलोकन। जो हमारे विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट है या पर्सन है, तो उसका हम ओवरऑल जो अवलोकन है वो करेंगे कि किस एज का बच्चा है या व्यक्ति है, उसको क्या क्या करने में कठिनाई होती है, उसकी आवश्यकता के हिसाब से फिर हम आगे का जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो करेंगे। फिर हमारा दृष्टिहीन व्यक्तियों को दृष्टिवान व्यक्तियों के समान कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों की प्रकृति निर्दिष्ट करें। जैसे अगर हम और आप जो काम इजीली कर लेते हैं, वो काम अगर एक VI बच्चा कर रहा है तो उसको कौन कौन सा कठिनाई होगी या कौन कौन सा बैरियर है जिसको हमें उनके आगे से हटाना है सिखाने के दौरान, ताकि वो खुद से कर सके। संशोधन के साथ प्रत्येक कौशल के लिए स्पष्ट रूप से प्रक्रिया तैयार करें। जो हम उनका जो कार्य का या ट्रेनिंग का जो चार्ट बनाएंगे, तो उसमें हम क्या क्या हम शामिल करेंगे और किस तरह से करेंगे, वो सारा उसमें होना चाहिए। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाते समय उनके बारे में जो कुछ बातें हैं या कुछ टॉपिक है उसको हमें ध्यान में रखना है।
निम्नलिखित विवरणों पर विचार करना। जो पहला है वो व्यक्ति के द्वारा अनुभव की गई आवश्यकता। हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग आवश्यकता नीड्स होता है। अगर ऐसा हमें जनरलाइज नहीं करना है कि जो वीआई बच्चा है तो उसको सबको एक जैसा ही ज़रूरतें हैं या उनकी आवश्यकता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे नॉर्मल व्यक्ति का या बच्चे का एज के हिसाब से और हर एक व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट, नापसंद, पसंद होता है खाने में या फिर हर एक चीज़ में, रंग में, काम में। तो इसी तरह यहाँ पे हमें जिस बच्चे के लिए बना रहे हैं उस बच्चे का हमें पूरा उसका अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है, उसकी सारी चीज़ें में या उसकी क्या आवश्यकता है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या ज़रूरतें हैं, उसके एज के अकॉर्डिंग या उसके जो नापसंद पसंद है उसके अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हर चीज़ हमें यहाँ पे उसके बारे में जानना है। शारीरिक संभावित क्षमताएं, अगर वो व्यक्ति है तो कितना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उसका जो फिजिकल एबिलिटी है वो भी हमें देखना है। फिर व्यक्ति की आयु, उसका जो हमें एज है वो भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए हमें जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं उस पर काम करना है। फिर है दृष्टि हानि की शुरुआत के समय की आयु। अगर कोई बच्चा जन्म से ही अंधा है तो उसके लिए जो प्रोग्राम होगा वो अलग होगा। फिर अगर कोई आगे चल के आगे के अपने लाइफ में, ज़िंदगी में किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से होता है तो उसने एक बार अपनी आंखों से सारी चीज़ें देख रखी है, तो उसके लिए जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो फिर उससे डिफरेंट होगा, थोड़ा अलग होगा। तो उसकी क्या क्या आवश्यकता है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी ये क्षति हुई है तो किस आयु में कब हुई है, उसका क्या क्या कारण है, तो ये सारी बातें भी हमें ध्यान में रखना है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो बच्चे का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस तरह का है, व्यवसाय या आर्थिक स्थिति, जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्टेटस है या कंडीशन है फैमिली का वो किस तरह का है। यहाँ पे अगर जो सक्षम परिवार है तो उसके लिए जो सामानें हैं या उपलब्ध कराने की बात है तो वो आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर वही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे तो उनके लिए फाइनेंशियल कंडीशन उनका सही नहीं है, तो कोई भी एड्स एंड अप्लायंसेज है तो यहाँ पे उसको लेने के लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये भी हमें देखना है कि जो फैमिली है उसका बैकग्राउंड कैसा है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली किस तरह का है। फिर पर्यावरण और पूर्व अनुभव, जो व्यक्ति है जिसके लिए हम ये बना रहे हैं तो उनका जो आसपास का पर्यावरण, इन्वायरमेंट कैसा है या फिर उनका जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक के लाइफ का वो किस तरह का रहा है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। फिर दृष्टिबाधित व्यक्ति को विशेष कार्य को करने के लिए दृष्टिवान व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझाना। जैसे एक नॉर्मल काम आप और हम कर रहे हैं, उस काम को जो वीआई बच्चा या व्यक्ति वो किस तरह से करेगा, उसके लिए उसको क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, तो वो भी हमें बताना है। विशेष कार्य के प्रभावी प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक जो उनका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का जो ट्रेनिंग है वो हमें प्रदान करना। अगर एक कमरे में, एक घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे जाना है, जैसे बेडरूम से किचन जाना है या हॉल में जाना है, तो कि उनका जो घर के अंदर का जो सामान है या किस तरह से हम जाएंगे, किस तरफ सामान नहीं रखा हुआ है, तो उनको पूरा पता होना चाहिए। फिर वो उससे ओरिएंट हो अपने घर के माहौल से, और जो मोबिलिटी है वो उनका ईजिली हो, उनको चोट ना लगे, वो गिरे ना, किसी से टकराए नहीं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। उपयुक्त सहायक और अनुकूलित उपकरण आयु के अनुसार, जो भी हम उनके लिए जो एड्स एंड अप्लायंसेज है वो उनके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रबंध और मूल्यांकन प्रणाली को शामिल करना। जब हम ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो कैसा व्यवस्था है और टाइम टू टाइम हमें उसमें उसका इवैल्यूएशन भी करना है, मूल्यांकन भी करना है कि अगर सिखा रहे हैं तो बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं, या कठिनाई हो रही है कि नहीं। जैसे हमने एक बार इंस्ट्रक्ट करके और छोड़ दिया, फिर हम उसको देख नहीं रहे कि कैसा कर रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा है, तो हम उसको फिर से बताएं। फिर गतिविधियों को करने की क्षमता को स्थिर करने के लिए जो हमें बार बार फॉलो अप करना है, देखते रहना है स्टेप बाय स्टेप कि इस स्टेप में इसने किया कि नहीं, फिर अगले स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये कर पा रहा है।
तो वो हमें कंटिन्यू फॉलोअप करना है और कंटिन्यू देखते रहना है, प्रक्रिया प्रदान करें। फिर हमारा स्वतंत्र जीवन कौशल सीखने के नियम, जो अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके कुछ रूल्स है, उसको कैसे हम फॉलो करेंगे, क्या क्या नियम है। पहला है वो प्रशिक्षण शुरू होने से पहले प्रासंगिक और आवश्यक विवरण एकत्र करें। अगर कोई एक पार्टिकुलर चीज़ हम उसको सिखा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है, तो उसका पूरा डिटेल हमें इकट्ठा करना अपने पास होना चाहिए। मशीन और उपकरण, अगर कुछ उसमें किचन में अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, या हम कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेष आवश्यक और अनुकूलित उपकरण, और जो हम बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके अनुकूल होना चाहिए और उनके हिसाब से होना चाहिए। फिर दूसरा है कार्य विश्लेषण का संचालन करना। जो भी कार्य है उसका हमें टाइम टू टाइम उसका विश्लेषण भी करना है। जैसे एक उपयुक्त अनुक्रम विकसित किया जा सकता है। फिर गतिविधियों को करने की प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है। जैसे स्टेप बाय स्टेप आप कर रहे हो और इसके बाद ये, तो जो जैसे फ्लो चार्ट में बनाते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो वो भी यहाँ पे हमें पहले से ही निर्धारित कर लेना है। वस्तुओं और मशीनों की स्थिति को अंतिम रूप दिया जा सकता है। अगर कोई इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस तरह का है, कैसा है, कहाँ पे रखा होना चाहिए, तो वो भी हमें पहले से डिसाइड कर लेना है। फिर तीसरा है दृष्टिबाधित व्यक्ति को निम्नलिखित के बारे में सूचित करें। जैसे वस्तु का स्थान और हाथों का समन्वय। अगर कोई किचन में कुछ काम कर रहे हैं या चाय बना रहे हैं तो वहाँ पे चीनी का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा किस स्थान पे रखा हुआ है और वो जो व्यक्ति की पहुँच तक है कि नहीं, वो अब खुद से उसको ले पा रहे हैं कि नहीं, तो वो जो हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन है वो कैसा है। फिर विभिन्न कार्यों का क्रम, मशीनें और अनुकूलित उपकरण और जिसका वो इस्तेमाल करेंगे उसका जो क्रम है और क्रिया है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। फिर सुरक्षा उपाय, अगर वो चीज़ कुछ बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस वक्त उस व्यक्ति का जो सुरक्षा का है उपाय, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो उनको चोट न लगे या उनको नुकसान ना हो, और किस तरह से वो अपनी सुरक्षा भी कर सके वो भी सुनिश्चित करना है। फिर चौथा है सुनिश्चित करना, जैसे उचित उपयोग के बारे में और व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में बताना, मशीन को नुकसान ना पहुंचने के बारे में बताना। फिर जितना संभव हो उतना कम कोई अगर सामान है या फिर बर्बाद ना हो, जैसे अगर गिर गया, डालने के टाइम गिर गया तो वो सामान ही है, वो वस्तु है, वो बर्बाद हो रहा है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि गिरे ना, फैले ना और उनको कोई चोट भी ना हो, नुकसान भी ना हो। फिर हमारा नेक्स्ट है कार्य प्रक्रिया के निष्पादन के दौरान निरीक्षण करना और आवश्यकता पड़ने पर उचित निर्देश देना। जब उस कार्य को कर रहे हैं और हम बता रहे हैं तो हमें टाइम टू टाइम उनको देखना है, निरीक्षण करना है, और जहाँ अगर वो भूल गए या गड़बड़ हो रही है तो वहाँ पे हमें फिर से उनको इंस्ट्रक्ट करना है। फिर अच्छे प्रदर्शन के लिए लगातार अनुवर्ती मूल्यांकन और प्रशंसा करना। अगर जो भी बच्चा सीख रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें अगर प्रोग्रेस हो रही है तो हमें उसे शाबाशी भी देनी है कि हाँ अच्छा कर रहे हो और आपका जो काम है वो अच्छा हो रहा है, अब करो। इसको हमें प्रोत्साहन भी करना है। फिर हमें उसे टाइम टू टाइम फॉलो भी करना है। अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो हमें बताना भी है। अगर अच्छा काम कर रहा है और हम उसको नहीं बोलेंगे कि अच्छा काम हो रहा है तो बच्चे को पता नहीं चलेगा, फिर मोटिवेट नहीं होगा, उसे लगेगा कि एक जैसा ही हो रहा है। तो हमें टाइम टू टाइम उनको अच्छा कर रहे हैं तो बताना भी है, और अगर गड़बड़ हो रही है तो भी बताना है, लेकिन निगेटिव वे में नहीं बताना है, पॉजिटिव वे में ही बताना है। फिर जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है 1 कप चाय बनाने का। चाय बनाने का जैसे आप और हम इजीली बना लेंगे, इसमें क्या ही है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। लेकिन एक बार ऐसा सोचिए कि अगर वीआई बच्चा जो देख नहीं पा रहा है या व्यक्ति है वो किस तरह से चाय बनाएगा, तो उसको कितने सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसमें पहला चरण है, जो फर्स्ट स्टेप है वो उपकरण सामग्री एवं उपकरण प्राप्त करना। जो भी
चाय बनाने में क्या क्या चीज़ें लगेगी। जो पहला है सामग्री, उसमें दूध, चीनी, पानी, चाय पत्ती, ये सामान लगेंगे। उपकरण है आपका गैस स्टोव है, कप या केतली, चम्मच, चाय छन्नी, तो ये सारे आपके उपकरण हो गए। फिर अनुकूलित उपकरण, जैसे अगर मात्रा कितने कप चाय बनाने, 1 कप बनाना है, 2 कप बनाना है, तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे। तो मात्रा नापने के लिए बर्तन का उपयोग और चीनी नापने के लिए चम्मच का उपयोग। कितने कोई व्यक्ति वो 2 स्पून लेगा 1 कप में, कोई 1 कप में 1 ही चम्मच लेंगे। तो सब व्यक्ति का अपना टेस्ट के हिसाब से जो चीनी की मात्रा है वो बदल जाती है। तो ये सारे तो आपने ये जो सामान है या उपकरण है वो हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट चरण है कार्य विधि विकसित करने के लिए कार्य विश्लेषण। फिर अब यहाँ से कार्य शुरू होता है। कार्य विश्लेषण के बाद चाय बनाना निम्नलिखित उप कार्यों में विभाजित किया गया। जो पहला है वो है पानी डालना, पानी लाना और पानी की मात्रा मापना। अगर आपने जग में रख रखा है तो जग से कप में डालना या केतली में डालना है, तो उसका भी मेजर करना है हमें कि कितना डालना है। पूरा भर के तो नहीं डालना है अगर 1 कप चाय बनाना है तो यहाँ पे पानी की मात्रा भी नापना है हमें। फिर केतली में पानी रखना है, अगर हमने मेजर कर लिया है तो उसको हमें केतली में भी डालना है। फिर है अगला है गैस जलाना। तो गैस स्टोव का पता अगर सेंटर में है किसी का किचन के कॉर्नर में है तो किस स्थिति में है, कहाँ पे है वो भी है। तो गैस स्टोव का पता लगाना, उसका जो बच्चे हैं व्यक्ति है उसको उस चीज़ का उससे अवगत होना चाहिए, ओरिएंट होना चाहिए। फिर एक हाथ में लाइटर पकड़े और दबाए, साथ ही दूसरे हाथ से जो गैस का नॉब है उसको हमें ऑन करना है। फिर गैस स्टोव को लाइटर से जलाए, ऑन करे और लाइटर जलाए, दोनों हम साथ में करते हैं। आगे अगर लेट हो गया तो फिर गैस उसमें से निकलने लगती है। तो जब हम अपने जो नॉर्मल चाइल्ड है उसको भी हम बताते हैं तो एक बार में बच्चा नहीं सीख पाता, हमें कई बार बताना पड़ता है कि नॉब ऑन करो और लाइटर जलाओ, दोनों साथ में करना है, दोनों का कोऑर्डिनेशन साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको सिर्फ वो आवाज़ सुन रहे हैं या फिर सामान को टच करके महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे, तो उनका इसमें कोऑर्डिनेशन होने में दिक्कत होती है। तो दोनों साथ में करना है ताकि गैस भी लीक ना हो और कोई दुर्घटना ना हो। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग है। फिर उसको उबालना, केतली उठाना और गैस स्टोव पर रखे, केतली को ढक्कन से ढक दे। अगर हमें उसमें उबालना है तो उसको उसके ऊपर ढक्कन भी रखना है। गैस ऑन है, उनका तो उसमें गर्म होने के बाद उसमें हाथ ना लगे, टच ना हो या जले ना, ये भी ध्यान में रखना है। फिर चाय की पत्ती डालने, चाय पत्ती का कंटेनर उठाए और ढक्कन खोले। तो डब्बा जो कंटेनर है वो कहाँ पे रखा हुआ है और वो कितना ईजिली उसको ले सकते हैं, फिर उसको खोलना है, फिर डालना है, फिर उसके जगह पे रखना भी है। फिर एक गैस स्टोव पर रखे, केतली में पानी उबलने लगे तो ढक्कन एक तरफ रख दे और चाय की पत्ती को चम्मच से डालना। अब यहाँ पे भी चाय पत्ती को मेजर करना है कि 1 चम्मच डालना है या 2 चम्मच डालना है। अब उबल रहा है तो वो ढक्कन है वो भी गर्म हो रखा है, तो उसको हमें कपड़े से हटाना है या फिर चिमटे से पकड़ के हटाना है, वो भी हमें बताना है। तो उसको हटा के उसमें फिर चाय पत्ती को डाल दिया। फिर चाय पत्ती के डब्बे को वापस उसकी जो मूल स्थान है जहाँ से हमने उठाया था वहाँ पे रखना है। फिर चीनी डालें, चीनी के डब्बा ले, फिर चम्मच से हमें 1 चम्मच रखना है या 2 चम्मच रखना है, वो डिसाइड करना है। फिर उसको भी हमें उसके जगह पे रख देना है। ऐसा नहीं है कि हमने लिया सब एक ही जगह रख दिया, फिर अगर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ करना है तो सारा सामान फैला हुआ है तो वहाँ पे फिर कठिनाई होगी कि पता नहीं चलेगा किसका डब्बा है, कौन सा डब्बा है, उसमें क्या रखा हुआ है। तो इसलिए जो सामान जहाँ से उठाए उसको उसी जगह पे रख दे। दूध डालना, दूध का बर्तन ले जिसमें हमने पतीले में दूध रख रखा है या फिर किसी और चीज़ में रख रखा है तो उसका बर्तन लेना है। फिर उसको हमें कप के सहायता से मेजर करना है कि कितना रखना है। फिर दूध को केतली में डालना है, दूध के बर्तन को फिर उसके मूल स्थान पे रखना है। अगर फ्रिज में रख रहे हो तो वहाँ पे, या फिर बाहर ही रखा हुआ है तो उसका जो भी स्थान बना रखा है वहाँ पे उसको रख देना है। फिर है अब इतने सारे चीज़ होने के बाद अब चाय बनाने का, चाय के उबलने तक इंतज़ार करें। फिर उबल आने पर जो हमारा गैस है उसको बंद कर देना है, 2-3 मिनट रुके।
फिर चायदानी को स्टोव के पास लाए, जिसमें हमें चाय छाननी है तो वहाँ पे हम उसके पास में लाएंगे। अब दूर है तो फिर वहाँ से उसको उठा के ले जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम उसके पास ले आए। चायदानी का ढक्कन हटाना, फिर चाय की छन्नी ले और इसे चायदानी पे रखें, जिसमें हमें चाय को डालना है उसके ऊपर हम छन्नी रख देंगे। फिर उसको केतली का ढक्कन खोलना, फिर चिमटे की सहायता से या फिर अगर उसमें हैंडल है तो हैंडल को आपको उठाना है। हैंडल भी कैसा है, कपड़े के साथ पकड़ना है या फिर बिना कपड़े का पकड़ने वाला है जिसमें गर्म नहीं होता है, तो वो है, तो उसके हिसाब से भी हमें बताना है कि आप कैसे उसको उठाओगे। फिर चाय को छलनी से चाय के बर्तन में डालें। जब चाय का बर्तन चाय से भर जाए तो उसे ढक दे। जितना डालना था हमने डाल दिया, तो उसके बाद उसको फिर ढकना है। केतली छलनी जो भी हमने बर्तन इस्तेमाल किया है उसको हमें सिंक में रख देना है धोने के लिए। फिर चाय अभी तैयार है परोसने के लिए। तभी परोसने का जो स्टेप है वो किस तरह से होगा, जैसे दाहिने हाथ में चाय से भरे बर्तन का हैंडल पकड़े जिसमें आपने रखा है। फिर कप को बाएं हाथ से स्पर्श करें और पहली उंगली हमारा जो कप है उसके हम यहाँ पे रखेंगे, ऐसे एकदम टिप पे। तो आप उसमें चाय डालोगे तो यहाँ पे फील होगा, अगर वो ऊपर की तरफ आएगा तो आपको गर्म जैसा लगेगा, तो वहाँ पे रुक जाना है कि अभी वो चाय से अब कप भरने वाला है, या जितना हमें ज़रूरत है उतना हमने रख लिया। फिर चाय से भरे बर्तन को दाहिने हाथ से उठाएं और जिस स्थान पर चाय भरी होती है उसे कप के पास ले आएं। चाय डालना शुरू करें, तब तक डालना जारी रखें जब तक बाएं हाथ की पहली उंगली जो उसमें गर्माहट है वो महसूस न करे। चाय के भरे बर्तन को दाहिने हाथ से उसके मूल स्थान पर रख दें। दाहिने हाथ से कप उठाएं और चाय आपका तैयार है पीने के लिए, तो पी लीजिए। तो इतना जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप है। हमने कभी इतना ध्यान से या इस तरह से नहीं सोचा कि हमें एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। हम फटाफट जाते हैं, 4-5 मिनट मुश्किल से लगता है हमें एक कप चाय बनाने में, लेकिन जो वीआई बच्चे हैं उनको एक एक स्टेप फॉलो करना है और एक एक सामान को भी देखना है कि किस तरफ रखना है, किधर से हमने उठाया है, कैसे हम बना रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। फिर इसमें दिया हुआ है जैसे आप हाउ टू यूज़ है, वहाँ पे एक कप है, वहाँ पे आपको फर्स्ट लेवल जैसे हम डालते हैं, पानी डाल दी या गर्म चीज़ या ठंडा चीज़ तो वहाँ पे साउंड सुनाई देता है। तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल इस कप में इंडिकेट किया हुआ है। तो जब आप फर्स्ट लेवल तक आएगा तो आपको अलग साउंड सुनाई देगा। फिर सेकेंड लेवल पे तो आपको ये पता चलेगा कि हमने कितना उसमें जो भी डाल रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, पानी है, चाय है, तो वो आपको पता चलेगा कि हमने फर्स्ट लेवल पे डाला है, सेकेंड और थर्ड लेवल पे पूरा कप भर जाएगा। इसी तरह लिक्विड लेवल इंडिकेटर भी है जो आप किसी भी मतलब ग्लास में, जग में आप लगा सकते हो, तो ये भी आपको इंडिकेट करेगा कि आप भर गया है, भरने वाला है, तो इंडिकेट करेगा। या फिर आप नेक्स्ट साइड देख रहे हो जो पिक्चर में है कि आप अपने जो फिंगर है उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो कि कितना पानी आया, मतलब भरा है कि नहीं। हमें भरने तक इंतज़ार करना है तो ऊपर अपना फिंगर रख देना है, तो ऊपर जब आएगा जो भी आप डाल रहे हो आपके फिंगर में टच होगा, मतलब कि जो आपका कप है या जग है वो भर चुका है। तो इस तरह से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे के पास या हर व्यक्ति के पास लिक्विड लेवल इंडिकेटर हो या फिर वो जो कप है वो हो। तो नॉर्मली जो हम फिंगर से ही देखना बताते हैं या सिखाते हैं कि आपका जो डाल रहे हो कोई भी लिक्विड, तो कप है, जग है, वो भरा कि नहीं भरा। क्योंकि अगर वो एक्सपेंसिव है तो हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उसके पास हो या ले सके। फिर इसका तीसरा चरण है विभिन्न सामग्री और उपकरण के स्थान का निर्धारण। जिस उपयुक्त स्थान योजना विकसित करते समय कुशल उत्पादन संचालन के लिए निम्नलिखित जो बातें उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो पहला है विभिन्न सामग्री और उपकरण पहुंच के भीतर होना चाहिए। जो भी आप सामान रख रहे हो, हम स्टेप वाइज भी बता सकते हैं या बच्चा याद करके रख सकते हैं कि मेरे 2 कदम पीछे क्या है या 2 कदम आगे क्या होगा। जैसे आप लोगों ने कई बार मूवी सब में देखा होगा जो जिसमें जो
एक्टर है, उन्होंने विजुअल इम्पेयरमेंट का रोल प्ले किया है। तो स्टेप वाइज भी वो याद रखते हैं कि इतने कदम चलेंगे तो ये चीज़ आएगा, या फिर हमारे आगे या पीछे, या फिर हमारे हाथ से कितने पहुँच पे जो सामान है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी सामान है किचन के अंदर, वो उनके पहुँच के अंदर होना चाहिए, वो ईजिली उठा सके, ईजिली ले सके। अब कंटेनर का बात है, हम बहुत ऊपर रख देंगे तो रैक पे, तो वो पर्सन है या बच्चा है, अगर हाइट कम है तो वो नहीं ले पाएगा। तो उनके हाइट के हिसाब से ईजिली वो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमें उसका जो स्थान है वो निर्धारित करना है। फिर दूसरा है, विभिन्न सामग्री और उपकरण को उठाते समय बायां हाथ दक्षिणावर्त दिशा में और दाहिना हाथ वामावर्त दिशा में होना चाहिए। सभी चीज़ें वापस रखते समय हाथ की दिशा विपरीत होनी चाहिए। जैसे आपने वहाँ से उठाया फिर वहीं पे रखना है, तो जो सामान भी नहीं बिखरेगा, सबका फैलाव नहीं होगा, और फिर नेक्स्ट टाइम जो काम करने के लिए जो पर्सन करेगा उसके लिए आसानी होगी, टकराव नहीं होगा, और उनको पता है कि इस जगह पे यही चीज़ है। अगर फिर किसी सामान का निश्चित स्थान नहीं होगा तो देख नहीं पा रहे, तो पता चल नमक की जगह चीनी, चीनी की जगह नमक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो जगह है वो फिक्स करना है, डेली बदलते नहीं रहना है। फिर हमारा कार्य को उसी क्रम में रखा जाना चाहिए जिसमें उन्हें कार्यान्वित किया जाना है। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमें उसी क्रम में उनको बताना है कि आज हमने दूसरे क्रम में बता दिया, कल दूसरे क्रम में, तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें कौन सा जो स्टेप है उसको हमें फॉलो करना है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, या हम लिख के रखें कि हमने ये स्टेप बताया, फिर ये स्टेप बताया, कि वो हमें फिर दोबारा प्रैक्टिस करवाना है, दोबारा बताना है, तो हम उसी स्टेप को फिर से फॉलो करें। कार्य करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसमें गिरने का, जलने का, ये सब का भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब तक वो कार्य पूरी तरह से वो ट्रेंड नहीं हो जाते, तब तक उन्हें अकेले नहीं छोड़ना है, या उनको फॉलो करते रहना है, टाइम टू टाइम देखते रहना है, और उनको ये भी बताना है कि हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। किचन का खिड़की ओपन रखना है, या किचन में डोर है तो वो खुले रखना है, बंद करके नहीं करना है। तो ये सब हमें उनको बताना है। फिर हमारा चौथा चरण है वो ओरिएंटेशन, कि दृष्टिबाधित व्यक्ति को सामग्री और उपकरण का स्थान समझाए। फिर सभी वस्तुओं को इस तरह व्यवस्थित करना कि उन्हें छुआ जा सके। पूर्ण रसोई और स्वयं दोनों के संबंध में इतनी सभी वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण। जो किचन है उसमें कौन सा सामान कहाँ है और किस जगह पे है, नीचे है, ऊपर है, किस ड्रॉर में है, किस खाने में है, फ्रिज के अंदर है या बाहर है, तो ये सारा स्थिति उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर एक चीज़ में हम लोग भी सब चीज़ें याद नहीं रख के भूल जाते हैं कि ये डब्बा कहाँ है, तो उनको कैसे एक बार बताएंगे तो उनको याद रहेगा। तो ये चीज़ें देखते ही उनको स्टेप बाय स्टेप, या एक दिन में आपने इस चीज़ के बारे में बताया तो नेक्स्ट डे उस चीज़ के बारे में बताएं, इस तरह से हमें उनको बताना है। फिर हमारा 5वां चरण है प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना। जैसे पहला, सभी प्रक्रियात्मक कार्यों का स्पष्टीकरण। जो भी आप उनको करने को बोल रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसका एकदम स्पष्ट रूप होना चाहिए। कार्यों का क्रम स्पष्ट होना चाहिए। फिर कार्य सुरक्षा उपाय और क्षमता के उचित अनुकरण का पालन करने की आवश्यकता। घटना के बारे में भी हमें एक बार सोचना चाहिए और बताना चाहिए। फिर पानी, चीनी, चाय और दूध को मापने की जो प्रक्रिया है, हम किस तरह से मेजर करेंगे, वो भी हमें उनको बताना है। गर्म तरल पदार्थ डालने की प्रक्रिया को बताना। अगर ठीक से नहीं डालेंगे तो अपने हाथ भी जला सकते हैं, उनके हाथ पे भी डल सकता है। तो किस तरह से हमें डालने का जो काम है वो करना है, वो भी उनको बताना है। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि डालते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर अलग अलग मेजर स्पून है तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
कि कौन सा चम्मच है जिससे हम क्या नापें, जैसे चीनी रखने का है या नमक रखने का है, तो अलग अलग स्पून का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम जो कंटेनर है उसको लेबल कर सकते हैं, उसमें ब्रेल में लिख के चिपका सकते हैं कि ये चीनी है, ये चाय पत्ती है। तो इस तरह से हम सारा जो कंटेनर है उसको हम लेबल कर सकते हैं। फिर कई सारे जो कंटेनर है तो उसमें बार कोड होता है, तो बार कोड को स्कैन करने से भी उसका जो मोबाइल में जो टेक्स्ट टू स्पीच वाला जो फंक्शन है या ऐप है, तो उससे भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें क्या है, क्या चीज़ है, इसका एक्सपायरी डेट कब का है। तो बार कोड को स्कैन करने से उनको पता चल जाएगा। तो ये सब हम अगर उनको बताएंगे तो उनके लिए मेजर करना भी या कंटेनर को पहचाना भी आसानी हो जाएगी। फिर हमारा है चौथा चरण है गतिविधि के बारे में कार्य करना। जो पहला है, काम करते समय दृष्टिबाधित व्यक्ति की निगरानी करना। हमें एक बार बता के या दूसरे कमरे में नहीं चले जाना, उनको देखते रहना। आवश्यकता पड़ने पर हमको उनको इंस्ट्रक्ट करना है। जब सही क्रम समझ में ना आए या देख रहे हैं कि उनको गड़बड़ हो रही है, तो वहाँ पे फटक से हम रिपीट करवा दें या दोबारा बता दें। फिर सातवां चरण है अनुसरण करें और मूल्यांकन करें। गतिविधियों का सही क्रम, जैसे जो इंस्ट्रक्ट किया गया है वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। साधन सामग्री को लेना और रखने की सुविधा, चाय की पत्ती और चीनी डालना, दूध या चाय डालना, सामग्री का उचित मापन मेजर करना, या कार्य करते समय गति और आत्मविश्वास। अगर कई बार पहली बार करते हैं तो हम घबराए हुए होते हैं या हमें आत्मविश्वास नहीं होता कि हम ये कर लेंगे या कर पाएंगे कि नहीं, तो उस चक्कर में भी कई बार काम गड़बड़ हो जाता है। तो जब हम सिखा रहे हैं तो जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसमें आत्मविश्वास की कमी तो नहीं है या वो डर के तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति हो तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, बता सकते हो कि डरने की कोई बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। इस बार अगर गड़बड़ गई तो फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। फिर उलझी हुई व्यवस्थाओं का टकराव, जैसे अगर हम जगह पे नहीं रखेंगे तो एक जगह सब सामान बिखरा रहेगा, तो उससे भी उनको आइडेंटिफाई करने में या काम करने में दिक्कत होगी। तो उसका भी हमें यहाँ ध्यान रखना। फिर कार्यों के क्रम में उपकरण का लड़खड़ाना और टकराना, तो जो भी सामान है, उपकरण है या कंटेनर है, गैस स्टोव है, लाइटर है, कप है, तो सबका एक जगह हमें निश्चित करना है। एक ही कार्य दोहराए जाने पर प्रक्रियाओं और अनुकरण में समानता हो। जब आप रिपीट कर रहे हो तो हमें जो हमने पहले बोला था वही हमें बोलना है, बार बार चेंज नहीं करना। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए दृष्टिबाधित व्यक्ति उचित संशोधन कर सकते हैं ताकि वे दैनिक जीवन की गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने, स्वयं की देखभाल करें और घरेलू काम को भी आसानी से सीख सकते हैं और कर सकते हैं और करते भी हैं। फिर है स्वतंत्र जीवन प्रशिक्षण के कुछ घटक है, जैसे दैनिक गतिविधियों और घरेलू वित्त में स्वतंत्र बनने का जो दृष्टिकोण है। जैसे अपना खुद का हमें देखभाल कैसे करना है। पहला जो हमारा है वो अपना स्वास्थ्य का ही, तो पहला नहाना, हाथ पैर धोना, उसका ख्याल रखना, नाखून काटना, दांतों का साफ करना, डेली ब्रश करना है। तो ये सारा चीज़ें भी उनका जो व्यक्तिगत देखभाल में आता है, उस चीज़ के बारे में भी उनको हमें ट्रेनिंग देनी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि फिंगर कटिंग नेल्स है, तो किस तरह से खुद का वो नेल काटे और उनका ज़्यादा ना कटे, तो उसके बारे में भी हमें बताना है। फिर ऑटोमेटिक टूथपेस्ट डिस्पेंसर है, जहाँ पे आप सेंसर वाले आपने टैब देखा हो कि आप हाथ लगाओ तो पानी आ जाता है, या फिर सैनिटाइज़र का या हैंड वॉश का भी होता है कि आप अपना हैंड वहाँ पे लेके जाएंगे तो उसमें से आएगा। उसी तरह से यहाँ पे टूथपेस्ट का है, आप उसमें ब्रश इंसर्ट कीजिएगा तो वहाँ पे पेस्ट आ जाएगा। तो इसका भी इस्तेमाल हो सकता है कि आसानी से उनको जो टूथपेस्ट ब्रश पे लगाना है तो उसमें उनको बताना है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक वो ब्रश अंदर लेके जाएंगे तो उसमें लग जाएगा, तो बाहर ले लेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट है साफ़ सफाई, जैसे बालों को शैम्पू करना, कंघी करना, तो ये भी उनको बताना है। फिर कपड़े चेंज करना, पहनना, नहाने के बाद शेविंग करना, फेस क्रीम लगाना, त्वचा की देखभाल के लिए जो अलग अलग हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसका हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, किस तरह से करेंगे, तो वो चीज़ें भी इनको स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाना है।
फिर है हमारा नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता, जिसे शरीर के संचालन का तरीका, विवेकपूर्ण आचरण का मानक, स्थान और अवसर की विनम्रता। अगर हम कहीं सोशल प्लेस में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें कैसे एक्ट करना है, अगर कोई व्यक्ति से बातें करना है तो किस तरह से उनसे बात करना है। जैसे हम नमस्ते करके आगे का जो बात है, जानने वाले लोग हैं तो भी नहीं हम जिनको पहचानते हैं तो भी अगर हमें बातें करने की ज़रूरत है तो बात करते हैं, तो किस तरह से करेंगे, उनका जो सोशल बिहेवियर है उसके बारे में भी हमें इनको ट्रेनिंग देनी है। फिर खाने का शिष्टाचार, उंगलियों और चम्मच से खाना, अगर हाथ से खा रहे हैं तो या फिर चम्मच का उपयोग कर रहे हैं तो किस जो टेबल मैनर्स है डाइनिंग टेबल पे, तो किस तरह से हमें खाना खाना है वो भी बच्चे को सिखाना है। फिर पहनावे की कौशल और स्टाइल, कब किस वक्त कैसा ड्रेस होना चाहिए, ओकेजन वाइज भी, या फॉर्मल है इनफॉर्मल है तो किस टाइम हमें किस तरह का कपड़े पहनना है। फिर बैठने, खड़े होने, बोलने के दौरान जो हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो किस तरह का होना चाहिए, जब हम किसी व्यक्ति के सामने बात कर रहे हैं या बैठे हुए हैं या हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं तो वो कैसा होना चाहिए। फिर चलने का ढंग या जो हमारा वॉकिंग पोस्चर है या गेस्चर है वो किस तरह का होना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए। समूह या समुदाय से मिलने और संचार का एक आरामदायक तरीका, जैसे हम सोशल प्लेस में जा रहे हैं या सोशल जगह पे कोई फंक्शन में जा रहे हैं, फैमिली फंक्शन भी हो सकता है या फिर प्रोफेशनल फंक्शन भी हो, तो वहाँ पे हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, किस तरह से हम बात करेंगे अगर हमें स्टार्ट करना है, तो ये सब जो बातें हैं वो भी उनको हमें बच्चे को सिखाना है। तो अब है नेक्स्ट हमारा गृह कार्य, स्वतंत्र जीवन कौशल के निर्माण का कार्य विधि में क्या क्या निहित होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। फिर दूसरा है स्वतंत्र जीवन कौशल सीखने के नियम को विस्तार पूर्वक लिखें। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो पोर्शन है ब्लॉक 3 का वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः